हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बोर्ड। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। इसका सिंबल होता है फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इसको डिफाइन करते हैं किसी भी सरफेस के लिए। तो किसी भी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा उसको डिफाइन करते हैं एज द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। कौन सी फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक field lines passing through the surface, passing through the surface। तो किसी भी सरफेस से नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो पास हो रही है उसका मेजर है। अब मेजर से मतलब मेरा ये है कि काउंट नहीं है। काउंट मतलब जैसे मान लो एक सरफेस है, उसका अगर मैं कहूँ कि फ्लक्स उसका 10 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे 10 नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रही है। ठीक है, बट अगर किसी सरफेस का फ्लक्स 10 है और एक दूसरा सरफेस है उसका जो फ्लक्स है वो 20 है, तो हाँ ये गारंटीड है कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 20 वाले से पास होंगी वो डबल है एज कम्पेयर टू जो 10 वाले से पास हो रही थी। तो एक रिलेटिव कंपैरिजन सॉर्ट ऑफ हम ड्रॉ करते हैं, तभी मैंने यहाँ पे मेजर वर्ड यूज करा है। एक्चुअल काउंट नहीं है कि आपको एक्चुअल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बता रहा है कि कितनी किसी सरफेस से पास हो रही है। गॉट इट? सो अब जरा देखते हैं कि न्यूमेरिकली इसको कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकली इस चीज को कैसे डिफाइन करेंगे, अब जरा उसको एक बार देख लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे समझने के लिए पहले हम एक प्लेन सरफेस ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे प्लेन सरफेस ड्रॉ करता हूँ जरा। सो ये हमारे पास एक प्लेन सरफेस हो गया। ठीक है, और अब जरा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ। मान लेते हैं ये हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है जो कि इस तरीके से पास हो रही है। ये अब देखो, ये 2D डायग्राम मैंने बनाया, बट इसको जरा ध्यान से समझने की जरूरत है कि ये किस तरीके से इसका ओरिएंटेशन है। तो एक्चुअल में है क्या, अगर मैं यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम अपना ड्रॉ करूँ, तो मान लेते हैं ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो जो ये प्लेन है ना, ये वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है। ये जो प्लेन शीट दिख रही है ना, ये आपको जो है सरफेस दिख रहा है, ये जो है वाई जेड प्लेन में है। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अलोंग द एक्स एक्सिस है। ठीक है, मतलब ये ऐसे सीधा रखा हुआ है ना, मतलब आप ऐसे, मतलब अगर पेपर को अज्यूम करोगे, जैसे आपका मोबाइल फोन है, तो एक तो आप मोबाइल फोन से देखो, जैसे मान लो आप मोबाइल फोन की स्क्रीन आपकी तरफ है। ठीक है, तो एक तो वो ओरिएंटेशन हो गया, तो वो हो गया एक्स वाई प्लेन में, अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो मैंने बनाया। पर आपने क्या करा, मोबाइल फोन का एक साइड आपकी तरफ फेस कर रहा है। ठीक है, फ्रंट फेस नहीं कर रहा आपकी तरफ, साइड फेस कर रहा है। तो वो, ठीक है, तो वो रखा हुआ है वाई जेड प्लेन में ओरिएंटेशन के साथ। और इमेजिन करो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो आपके सामने से क्रॉस हो रही है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपने मोबाइल को अपनी तरफ फेस नहीं कर रहा, आपसे साइड फेस कर रहा है, मतलब आप मोबाइल का एक साइड देख पा रहे हो, एक तो लाइन टाइप आपको दिखेगा। ठीक है, तभी तो मैंने देखो इसको ऐसे स्लांट करके बनाया ना, वरना तो मैं ऐसे स्क्वायर ऐसे बना देता। भाई मुझे ऐसे स्क्वायर बनाने में परेशानी थोड़ी है, बट मैंने ये ऐसा करके क्यों बनाया, क्योंकि स्क्वायर ऐसे रखा हुआ है। ऐसे टेढ़ा करके क्यों बनाया, क्योंकि ये स्क्वायर का मुझे खाली वो पतले वाली साइड दिख रही है। ठीक है, वो जो थिन साइड होता है, जैसे पेपर है, तो पेपर का आपको एक वो थिन साइड दिख रही है, पेपर का फेस जो है वो दूसरी डायरेक्शन में है ना। आई होप सो इसका ओरिएंटेशन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसे अब जरा ये सोचो कि इससे जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रही है, यानी कि जो इसका फ्लक्स होगा वो किस किस चीज पर डिपेंड करेगा। तो सबसे आसान जो चीज सबसे पहले समझने वाली है वो ये है कि ये जो फ्लक्स होगा, पहली चीज तो देखो, अगर जितना ज्यादा इस सरफेस का एरिया होगा, मतलब जितना बड़ा ये सरफेस होगा, उतनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइन पास होंगी। मैंने क्या कहा, जैसे तो चलो पहले ड्रॉ करके दिखाए। तो मान लेते हैं मैं एक और इसके बगल में एक और सरफेस ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, मैंने एक और सरफेस ड्रॉ करा। अब ये दूसरा सरफेस कैसा है, मैंने दूसरा सरफेस उससे छोटा बनाया है ना। तो अब इससे कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होंगी?
तो देखो अगर मैं इन्हीं नंबर ऑफ इन्हीं फील्ड लाइंस को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, तो कितनी पास हो रही है? कम पास हो रही है ना? इसमें देखो, इसमें कितनी ज्यादा पास हो रही थी, चार को चारों के चारों इससे पास हो रही थी। और इसमें ठीक तरीके से देखा जाएगा तो दो ही पास हो रही है, बल्कि अच्छे से तो एक ही पास हो रही है। दैट मीन्स एरिया के कम होने से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम हो गई, तो फ्लक्स भी कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो फ्लक्स है वो एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब एरिया बड़ा ज्यादा होगा तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा, एरिया कम होगा तो फ्लक्स भी कम होगा। तो एक चीज तो ये समझ में आती है कि जो एरिया जो फ्लक्स होता है वो एरिया के प्रोपोर्शनल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सरफेस, जिससे आप फ्लक्स को कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि अगर एरिया कांस्टेंट हो, मान लो सेम ही एरिया की प्लेट है, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी पास पास है, उस बात पे भी डिपेंड करेगा। जैसे मैं एक बार फिर से सेम डायग्राम एक और सरफेस सेम बना देता हूँ। जैसे अब यहाँ पे ध्यान देना, एक जस्ट सेकेंड। सो या सो सो मैं सेम सेम तरीके बिल्कुल सेम हो रही है उसका बनाता हूँ, डायमेंशन का। जितना बड़ा वो सरफेस है उतने सेम मैंने ये एक और सरफेस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये बिल्कुल इसकी तरह सेम है ना, जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये। ठीक है, बट अब जो मैंने लाइंस ड्रॉ करी, अब जो मैंने अब जो मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, वो मैं बिल्कुल पास पास ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो बिल्कुल क्या है, पास पास है। ठीक है, तो अब जरा बताओ किसका फ्लक्स ज्यादा होगा, लेफ्ट वाले का या राइट वाले का? एरिया दोनों का सेम है, जितना एरिया इस रेक्टेंगुलर शीट का है उतना एरिया इस शीट का भी है। बट यहाँ से कुछ लाइंस पास हो रही है और यहाँ से कुछ लाइन पास हो रही है, यहाँ पे लाइन थोड़ी दूर दूर है, गैप थोड़ा ज्यादा है, ये जो स्पेसिंग है ये ज्यादा है, यहाँ पे ये स्पेसिंग क्या है, कम है। तो ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन किससे पास होंगी? ऑफ कोर्स इससे पास होंगी, लेफ्ट वाले से, है ना? तो इसका फ्लक्स ज्यादा होगा और इसका फ्लक्स कम होगा। एरिया दोनों का सेम था। तो अब ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है? ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि फील्ड लाइन कितनी क्लोज क्लोज है, फील्ड लाइन कितनी क्लोज क्लोज है, उनके बीच का सेपरेशन कितना है। अब जरा रिकलेक्ट करो, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो क्लोजनेस होती है वो रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इन एनी रीजन या एट एनी पॉइंट। कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज्यादा होगी वहां पे फील्ड लाइन उतनी क्लोज क्लोज होगी, और जहां जितनी दूर होगी वहां पे उतना कम होगी। सो इससे समझ में आता है बात हमें कि जो फ्लक्स है वो एक किस बात पर और डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि सरफेस से किसी भी सरफेस के आसपास या इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है, किसी भी सरफेस के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है। जितनी ज्यादा ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी उतनी नंबर ऑफ लाइंस पास पास होगी, और जितनी ये इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी उतनी ये दूर दूर होगी। पास पास होंगी तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा, और दूर दूर होंगी तो फ्लक्स भी कम होगा। इसका मतलब ये है कि फ्लक्स डायरेक्ट डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। तो एक पैरामीटर ये हो गया। ठीक है, तो हमने दो बातें तो देखी, एक तीसरी चीज भी होती है, और वो तीसरी चीज है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब इस सरफेस को आपने कैसे प्लेस कर रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इसका ओरिएंटेशन किस तरीके का है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैं ओरिएंटेशन के लिए अगर कुछ यहीं पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, सो जरा देखिएगा। तो ओरिएंटेशन से मेरा मतलब है, जैसे अब ये सेम सेम ही ड्रॉ कर रहा हूँ मैं ना, सेम ही डायमेंशन का सरफेस है। थोड़ा सा ऊपर, एक सेकंड, सॉरी थोड़ा सा ऊपर हो गया है ना, थोड़ा नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने क्या करा है, ये इसको थोड़ा सा ऐसे
रोटेट कर दिया, इसको मैंने अबाउट दी जेड एक्सिस थोड़ा सा रोटेट कर दिया। ठीक है, जैसे सीधा रखा था, इसको मैंने थोड़ा सा रोटेट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको घुमा दिया। तो अब देखो, अब जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, अब देखो आप ध्यान से आपको दिख रहा है। अब जैसे मैं खाली ये इसी चीज से समझा देता हूँ। जैसे अब देखो, आप फ्लक्स इससे कम पास होगा, पुराने के मुकाबले ज्यादा पास होगा, तो आप ध्यान से देखोगे, देन यू कैन ऑब्जर्व कि कम पास होगा। देखो जैसे ये फील्ड लाइन है बाहर निकल रही है, इस सरफेस से पास नहीं हो रही, ऐसी ऊपर वाली भी बाहर निकल गई, खाली ये दो फील्ड लाइन पास हो रही है। तो फ्लक्स तो क्या हो गया, कम हो गया। इसका एंगल बदलने से, ओरिएंटेशन को बदलने से फ्लक्स क्या हो गया, कम हो गया। और रोटेट करते रहोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब फ्लक्स बिल्कुल जीरो भी हो जाएगा, मतलब आपने बिल्कुल इसको फ्लैट करके रख दिया, तो फ्लक्स भी क्या हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है कि आपने एरिया को किस तरीके से ओरिएंट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से एक और फैक्टर निकल के आता है, और वो फैक्टर है एंगल, जो कि ओरिएंटेशन को दिखा रहा है, और वो यहाँ पे होता है कॉम्पोनेंट कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा जो है, थीटा एंगल होता है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। अभी एरिया वेक्टर क्या होता है वो भी बताएंगे, बट जो थीटा है, इट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल होता है। अभी के लिए आप ये समझो कि इसके ओरिएंटेशन पर डिपेंड कर रहा है कि इसका ओरिएंटेशन किस तरीके का है। ठीक है, इसका ओरिएंटेशन किस तरीके का है, ओरिएंटेशन मतलब इसको किस तरीके से आपने रखा है। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं इसको रोटेट करते चले जाऊंगा ना, अगर तो एक सिचुएशन देखो ऐसी भी आएगी जब मैं बिल्कुल इसको फ्लैट कर दूंगा, जब मैं बिल्कुल इसको फ्लैट कर दूंगा कुछ इस तरीके से, तो इसका फ्लक्स जीरो हो जाएगा, है ना। ये अब भाई ये मैं 2D में बना रहा हूँ, इसलिए मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, वरना ये आपको लाइन की तरह दिखेगा। आपने बिल्कुल इसको फ्लैट कर दिया, मोबाइल को बिल्कुल आपने जैसे मान लो फ्लैट कर दिया, तो ऐसे आपने सरफेस को बिल्कुल फ्लैट करके रखा है, तो सामने तो उसमें से कोई लाइन पास ही नहीं करेगी, क्योंकि लाइन तो ऐसे लेफ्ट टू राइट जा रही है। अब उस मोबाइल को कोई भी लाइन क्रॉस ही नहीं करके जाएगी, ऊपर से जाएगी या नीचे से जाएगी, ऐसी शीट को या फिर कोई भी लाइन क्रॉस ही नहीं करेगी, ऊपर से चली जाएगी और नीचे से चली जाएगी, है ना। और इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है। अब ना, ये आपको होगा कि थिकनेस से भी तो कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन होगा, बट थिकनेस अगर इसकी नेग्लिजिबल है, तो इसके सरफेस से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। ठीक है, तो वो जीरो हो जाएगा बेसिकली, इस केस में ऐसा ओरिएंटेशन होगा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान रखना, अब इस चीज को अब आगे देखेंगे। पहले एक बार मैं आपको एरिया वेक्टर समझा देता हूँ, तो जरा एक बार समझ लेते हैं कि एरिया वेक्टर क्या चीज है। अब एरिया वेक्टर क्या होता है, इट इज अ वेक्टर एसोसिएटेड विद द एरिया, एरिया से एसोसिएटेड एक वेक्टर है। ठीक है, एरिया खुद में वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बट एरिया वेक्टर क्या, हमने एरिया से एसोसिएटेड एक वेक्टर को डिफाइन करा है। अब वेक्टर है तो वेक्टर के पास दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब देखिए, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो एरिया के बराबर ही होता है, जो भी सरफेस होगा जिसका आप एरिया वेक्टर निकाल लो, उसका जो भी एरिया होगा वही एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। और डायरेक्शन जो होती है वो नॉर्मल टू द सरफेस होती है, डायरेक्शन जो होगी दैट विल बी नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं मेरे पास ये कोई सरफेस है, तो जो इसका एरिया वेक्टर बनेगा ना, वो मान लेते हैं इसका जो एरिया है वो ए है, तो जो इसका एरिया वेक्टर बनेगा वो इससे नॉर्मल बनेगा। नॉर्मल तो ऐसे, अब नॉर्मल देखो दो पॉसिबिलिटी है, एक ऊपर की तरफ भी है और एक नीचे की तरफ भी है, इससे परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन बनेगी, तो है ना, ऊपर की तरफ भी बनेगा और नीचे की तरफ। तो एक ओपन सरफेस में दो नॉर्मल वेक्टर होते हैं, एक ऊपर भी बना सकते हैं और एक नीचे बना सकते हैं, या किसी भी सरफेस में, वैसे तो ओपन सरफेस जरूरी नहीं है, किसी भी सरफेस में दो एरिया वेक्टर होते हैं, ऊपर भी होगा और एक नीचे भी होगा, तो ये इसका हो गया एरिया वेक्टर। और अगर मैं इस डायरेक्शन को कैप से डिनोट करता हूँ, तो ये वेक्टर हो जाएगा ए इंटू एन कैप, ए मैग्नीट्यूड हो गया और एन कैप क्या है, ये डायरेक्शन। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं एक ही दिखा देता हूँ। तो अब पॉसिबिलिटी दो है ना, एक ऊपर भी इसका नॉर्मल बनेगा और एक नीचे भी नॉर्मल बनेगा, तो इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। अब सेम चीज को जरा यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जो हमारा यहाँ पे था। अब देखो मैं, अब जैसे ये वाला डायग्राम है, यहाँ से समझो, हमने इसको cos थीटा क्यों लिखा वो चीज समझो। सो ये एंगल किस चीज के बीच का है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ।
सो हमारे पास कुछ ये जो बिल्कुल सरफेस जब ये लेट गया, दो कंडीशन है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक कंडीशन तो ये है कि एक सरफेस जब मैंने बिल्कुल ऐसे इसको लेटा दिया, और एक कंडीशन ये है जब ये बिल्कुल सीधा रखा, जो ऊपर भी आपको डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, जब मैंने इसको बिल्कुल लेटा दिया तो कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है ना, फील्ड लाइन ऊपर से जा रही है और नीचे से जा रही है। अब ये मत सोचना कि सर फील्ड लाइन तो आपने ड्रॉ करी थी तो इसमें ऐसे कुछ ऐसे तो पास होनी चाहिए, है ना। जैसे मैं अगर ऐसे कि जैसे मैं इसमें ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि ये इस तरीके से है, तो कुछ ना कुछ फील्ड लाइन तो पास हो रही नहीं, ये 3D में है। ठीक है, मैंने 2D में ड्रॉ करा है, बट एक्चुअल में ये क्या है, ये 3D में है। तो 3D में अगर आप देखोगे ना तो ये इस तरीके से रखा हुआ है कि कोई भी इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी। वो तो मैं इसको 3D को 2D में दिखा रहा हूँ, तो मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ। वरना आप इसको सामने देखोगे ना तो ये लाइन की तरह दिखेगा। जैसे बिल्कुल मोबाइल फोन को लो, बिल्कुल अपनी आंखों के बिल्कुल पैरेलल रख दो सामने, तो वो आपको खाली लाइन दिखेगी। ठीक है, सरफेस तो नहीं दिखेगा। स्क्वायर सरफेस या रेक्टेंगल सरफेस कब दिखेगा, जब उसकी स्क्रीन आपको फेस करेगी, स्क्रीन को ऊपर की तरफ, सीलिंग की तरफ फेस कराओ, तो आपको क्या दिखेगा, खाली एक लाइन दिखेगी। तो ये कुछ उस तरीके से रखा हुआ है। इमेजिन करो आपका मोबाइल फोन है, और मोबाइल फोन की जो स्क्रीन है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ है, सीलिंग की तरफ, आपकी जो घर की छत है उसकी तरफ आपने उसको फेस करा दिया, तो आपको क्या दिखेगा, एक खाली लाइन लाइन दिखेगी, आप सामने से देख रहे हो तो लाइन लाइन दिखेगी, कुछ उस तरह का ओरिएंटेशन है। और ये है कि आपका जो मोबाइल फोन है उसकी जो स्क्रीन है, जो राइट साइड में मैंने बनाया, ये साइड वाली दीवार को फेस कर रही है, इस तरफ, स्क्रीन इस तरफ फेस कर रही है। ठीक है, अब वो लाइन मैं इसमें बना दूंगा तो प्लेन जैसा नहीं दिखेगा, तो हम क्या करते हैं इसमें, हम इसीलिए इसमें ऐसे करके बना देते हैं। ठीक है, मैंने बनना तो क्या दिखेगा, लाइन जैसे नहीं दिखेगा, तो हम डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर, बात समझ में आई होगी ना। मेन ओरिएंटेशन ही है समझने के लिए, इसलिए मैं इस चीज को बार बार रिपीट करके समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर ओरिएंटेशन समझ नहीं आएगा तो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, मेन ये चीज समझो कि ये कैसे रखा हुआ है ना, क्या ओरिएंटेशन है, किस तरीके से प्लेस्ड है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आती है कि जब मैं यहाँ पे अब ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ऊपर वाले इसमें तो क्लियर है ही ना, ऊपर बना हुआ है, मैं चलो ऊपर वाले में एक सेंटर को मैं दिखा दूं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कुछ इस तरीके से। अब मान लो मैंने इसको बिल्कुल ऐसे फ्लैट रखा है, जो ये वाला सिचुएशन है ना, बिल्कुल ऐसे फ्लैट रखा है, तो अभी तो आपको ये दिख रहा है ना एक लाइन तो पास हो रही है, बट ये क्या है, ये 2D डायग्राम है। मैं आगे रिपीट कर रहा हूँ, 3D में अगर आप इसको कंसिडर करोगे ना, बिल्कुल मान लो जैसे मैं बता रहा था कि जो स्क्रीन है फोन की वो ऊपर की तरफ है ना, वो सीलिंग को फेस कर रही है, और फिर मान लो ऐसे लाइनें जा रही है लेफ्ट टू राइट। इमेजिन करो आपकी लेफ्ट साइड में जो वॉल है, उससे राइट साइड में जो वॉल है उससे कुछ लाइनें जा रही है, तो वो लाइन क्या उस मोबाइल फोन को क्रॉस करेंगी, उसकी स्क्रीन को नहीं क्रॉस करेंगे, उसकी स्क्रीन से वो पास ही नहीं होंगी, क्योंकि स्क्रीन तो बिल्कुल ऊपर की तरफ है ना। बट अगर आपकी स्क्रीन उसी वॉल को फेस कर रही है जहां से वो लाइनें निकल रही है, आपने उसको रोटेट कर दिया, जो ये वाली ओरिएंटेशन है कि स्क्रीन का फेस इस तरफ है और लाइनें भी ऐसे जा रही है, तो सारी की सारी लाइनें लगभग जितना भी इसका एरिया होगा सबसे पास होती चली जाएंगी। और इसमें क्या है, इसमें उसके बीच का कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो राइट साइड में जो थर्ड वाला डायग्राम है ये वाला, ये उसके बीच का कॉन्फ़िगरेशन है, जहां ना तो पूरी तरह सीलिंग को फेस कर रखा है और ना ही साइड वाली वॉल को फेस कर रखा है, बीच में ओरिएंटेशन है, तो इसमें फ्लक्स और कम होगा। तो मैं ये तीन हमने बना रखे हैं। तो अब इसी में जरा एंगल देख लेते हैं। ठीक है, अब जरा देखो इनका एरिया वेक्टर देखो जरा ध्यान से, तो देखो पहली चीज इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर बनेगी, दोनों केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ होगी, लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं पहले इस वाले डायग्राम के लिए देखता हूँ, तो इसका एरिया वेक्टर किस तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, नीचे की तरफ भी बना सकते हैं, बट ऊपर की तरफ इसका एरिया वेक्टर हो गया। एन कैप से मैं क्या दिखा रहा हूँ, एरिया वेक्टर को दिखा रहा हूँ। ऐसे ही इसका एरिया वेक्टर देखो किधर बनेगा, तो इसका एरिया वेक्टर भी इस तरफ बनेगा, इसका परपेंडिकुलर, वैसे तो लेफ्ट साइड भी बन सकता है, बट अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग ही ले रहे हैं, तो किस तरफ बनेगा, राइट साइड बनेगा। ठीक है, तो इस केस में इसका एरिया वेक्टर भी इस तरफ हो गया, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ होगी, और इस केस में ये दोनों ये हो गए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो एंगल बना वो 90 डिग्री का बना, परपेंडिकुलर हो गया, और यहाँ जो एंगल बना वो बना 0 डिग्री। इसका मतलब क्या है, और देखो इस केस में तो कोई भी लाइन पास नहीं हो रही थी, तो फ्लक्स क्या था, जीरो। और इस केस में सबसे ज्यादा फील्ड लाइन पास हो रही थी, तो फ्लक्स क्या था, मैक्सिमम। और ये मिनिमम फ्लक्स है, मिनिमम फ्लक्स ही तो जीरो हो गया। तो हमें एक ऐसा फैक्टर चाहिए था जो कि जीरो पे तो मिनिमम वैल्यू देता हो, और सॉरी 90 डिग्री पे तो मिनिमम वैल्यू देता हो, कि जब एंगल 90 डिग्री हो जाए
तो जीरो वैल्यू दे और वो मिनिमम वैल्यू हो। और जब ये इतना हो जाए, 0 डिग्री हो, तो तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए, जो कि तो ऐसा फैक्टर देखो, एक ऐसा फंक्शन होता है कॉस फंक्शन। आपको पता है ना कॉस 90 कितना होता है, जीरो। तो देखो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। और दूसरा कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन, जो कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो देखो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ से हम फिर डिफाइन करते हैं कि जो पैरामीटर होगा फॉर्मूले में वो क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो यहाँ से तीसरा फैक्टर क्या बना, कॉस थीटा। आई होप सो ये ओरिएंटेशन से एंगल का भी खेल समझ में आएगा। और बाकी ये रैंडम तो ये बीच में हो गया ना, अब यहाँ पे रैंडम के लिए मैं बनाऊंगा। तो देखो ये थीटा कैसे एंगल बनाओगे आप, इसका नॉर्मल वेक्टर ये हो गया यहाँ कहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। तो ये एंगल हो गया बीच वाला थीटा, ये एंगल हो गया थीटा। तो इसके कॉस की बात हो रही है, ठीक है, ये कॉस थीटा। अब देखो, अब अगर मैं इन तीनों को एक साथ क्लब करूंगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, फ्लक्स का फॉर्मूला बनेगा ई ए कॉस थीटा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बना, ई ए कॉस थीटा। और क्योंकि ये थीटा ई और ए के बीच का ही एंगल है, तो मैं इसको ई डॉट ए ऐसा करके भी लिख सकता हूँ, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन ये होती है, ए डॉट बी की डेफिनेशन होती है ए बी कॉस थीटा। तो मैं इसको इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है। अब बर ये जो चीज है ना, ये जो डेफिनेशन है, ये खाली एक मैं यहीं पे नोट कर देता हूँ, ये जो खाली जो डेफिनेशन है, ये खाली फ्लैट सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। सरफेस क्या होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। और दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर ये दो बातें होंगी, तब आप ऐसे करके टोटल फ्लक्स को निकाल सकते हो। और यहाँ से आप एक और चीज नोट करो, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, तो फ्लक्स कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। और ऐसा यूनिट क्या होगी, तो जो इसकी ऐसा यूनिट होती है वो होती है वोल्ट मीटर। अभी वोल्ट अगले चैप्टर में और हम डिफाइन करेंगे, वैसे तो आपने 10th में पढ़ा ना, वोल्टेज का यूनिट होती है वोल्ट, है ना, तो वहां से वोल्ट करके, है ना। तो अब यहाँ पे वोल्ट का क्या लेना देना, तो ये वही वही वाला वोल्टेज इसमें भी होता है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए यूनिट ये देख लो। बाकी आप इलेक्ट्रिक फील्ड से भी यूनिट निकाल सकते हो, जैसे ज्यादा कॉमन ये चलती है इस तरीके से, वरना तो इसको कई तरीकों से लिखा जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या बनेगी, तो न्यूटन पर कूलम, और एरिया की क्या बनेगी, मीटर स्क्वायर। तो ये ऐसे भी करके लिख सकते हैं भाई, न्यूटन पर कूलम तो हो गई इसकी यूनिट फील्ड की, और एम स्क्वायर हो गया एरिया का। और बाकी डायमेंशन भी ऐसे निकाल सकते हैं, डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या बनेगी देखो, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ml t-2। कूलम की होती है 80 - 1, और लेंथ मतलब एल का स्क्वायर। ठीक है। तो अब ये क्या बना इसका डायमेंशन, एक तो बना एम, एल में देखो ये 1 है और ये 2 है, तो एल में हो गया 3। टी में -2 और -1, तो -3 हो गया। और ए में है -1, तो ए -1। तो ये डायमेंशन हो गई फ्लक्स की। ठीक है, तो ये हमने डायमेंशन में देख लिया। अब नेक्स्ट सी, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, तो अगर मान लो आपको ऐड करना होगा, तो सिंपल प्लस माइनस करके इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई वेक्टर लॉस की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली इसको ऐड कर सकते हैं। तो जरा वो भी देख लेते हैं। तो क्योंकि स्केलर क्वांटिटी, तो सिंपली इसको एल्जेब्रिक फॉर्मूले से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब जरा एक सिचुएशन में ड्रॉ करता हूँ, सपोज करो मेरे पास ये एक एरिया है, और इसका मैंने ऐसे बाइफर्केशन करा, और आधे रीजन में जो फील्ड है, अब मैं क्रॉस से फील्ड दिखा रहा हूँ ना, मतलब अंदर की तरफ जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आधे रीजन में जो फील्ड है वो तो कुछ E1 है, और जो आधे रीजन में फील्ड है वो इससे थोड़ी सी कम है, और वो E2 है। मैंने एक एक उससे दिखाया, मतलब थोड़ी वीक फील्ड है, E2 की वैल्यू कम है और E1 की वैल्यू ज्यादा है ना। मैं खाली दो केस के लिए दिखा रहा हूँ कि दो ही तरह की फील्ड एग्जिस्ट करती है। टोटल इसका एरिया था ए। ठीक है, और सिंप्लिसिटी के लिए एंगल को मान लेते हैं कि जो नॉर्मल वेक्टर है इसका, है ना, वो भी इनटू द पेपर है। इसका नॉर्मल बनाओगे तो अंदर की तरफ ही बनेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर है। तो थीटा तो दोनों केस में क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने थीटा को 0 डिग्री मान लिया। या ना भी मानो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो, है ना, वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। अब मुझे इसका टोटल फ्लक्स निकालना है पूरे सरफेस का। तो मैं क्या करूं, देखो पहले आधे सरफेस का फ्लक्स निकालो, और फिर बाकी आधे सरफेस का फ्लक्स निकालना, और फिर उन दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना। मतलब मान लेते हैं कि ये जो आधा सरफेस है, इससे फ्लक्स है 5 है,
भाई, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है तो इसका फ्लक्स अलग से निकालना पड़ेगा। और जो ये आधा सरफेस है, इसका फ्लक्स है फाइव। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइव वन प्लस फाइव। फाइव वन कितना हो जाएगा, फाइव वन हो जाएगा ई वन डॉट, इसका एरिया मान लेते हैं, हाँ तो मैंने बराबर बराबर ही लिया, हाँ, बराबर बराबर है, मान लेते हैं इसका एरिया ए वन, इसका एरिया ए टू, और जनरल कर देते हैं। जरूरी ये भी नहीं कि ये आधा आधा ही बाइफरकेटेड है, कितना भी एरिया, मतलब एक ज्यादा और एक कम भी हो सकता है। तो मैंने इसका एरिया ए वन कर दिया, उसका एरिया ए टू कर दिया। तो हो जाएगा ई वन डॉट ए वन। उसी तरीके से दूसरा हो जाएगा ई टू डॉट ए टू। ठीक है, ये हो गया टोटल फ्लक्स। अब देखो, ये तो क्योंकि दो सरफेस से तो ऐसा दो पार्ट हो गए, दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसा बना। बट मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा वेरी कर रही है, खाली दो ही वो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो और ज्यादा है। और मान लेते हैं टोटल ऐसे एन वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के, मतलब ऐसे ई वन ई टू ई थ्री ई फोर अप टू ई एन तक वेरिएशन है। ठीक है, ऐसे करके पूरे रीजन में ई एन तक वेरिएशन। और करस्पॉन्डिंगली जो एरिया है वो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए, मतलब ऐसे मान लो ये बड़ा सा सरफेस है, और इसमें छोटे छोटे रीजन है, छोटे छोटे रीजन है। कितने रीजन है, एन रीजन है, और इस रीजन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई वन, इसका एरिया है ए वन, ऐसी ई टू ए टू ई थ्री ए फोर एंड सो ऑन। और लास्ट वाला जो है वो है ई एन, और एरिया है उसका ए एन। तो अगर मैं इसे जनरलाइज टोटल फ्लक्स लिखना चाहूँ तो वो क्या लिखा जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, देखो, ई वन डॉट ए वन प्लस ई टू डॉट ए टू, ऐसे चलते चलते अप टू कहाँ तक, ई एन डॉट ए एन तक। और मुझे इसे अगर जनरलाइज करके लिखना हो तो मैं समीशन का यूज कर सकता हूँ, समीशन आई गोइंग फ्रॉम वन टू एन ई आई डॉट ए आई। ये हो गया। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। अब एक और चीज, अभी तो ये फिर भी एन बने, बट अगर ये मान लो एन ही इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट कैसे होगा, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हर थोड़ी दूर पे चेंज हो रही है, वेरिएबल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे क्या है, अलग अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेरिएबल है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये एन क्या होगा, इनफाइनाइट को टेंड करेगा। एन जो होगा ये इनफाइनाइट को टेंड करेगा, क्योंकि हर थोड़ी दूर पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जा रही है। ठीक है, तो टोटल कितने पार्ट में तोड़ोगे आप, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स में इसको तोड़ देंगे। तो उस केस में जो ये समीशन है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर क्या करते हैं, जैसे अब ये एरिया अलग अलग है ना, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, तो फिर हम क्या करते हैं, इस पूरे सरफेस में फिर देखो किस तरीके से हम इंटीग्रेशन काम करता है। हम इस सरफेस में एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर रहे हैं, जिसको मैं बोल रहा हूँ डीएस, छोटा सा एरिया एलिमेंट जिसको बोलते हैं, बहुत छोटा है। ठीक है, टेंडिंग टू जीरो की तरफ है बिल्कुल, बहुत छोटा सा डीएस एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को मान रहा हूं मैं ई, जो कि इस छोटे से एरिया के लिए यूनिफॉर्म है। वैसे एक्चुअल में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, मैंने अभी बताया ना कि ये इनफाइनाइट तक इसके पार्ट्स बन जाएंगे। दैट मीन्स क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे चेंज हो जा रही है। ठीक है, बिल्कुल क्या है, वेरिएबल है, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। बट फिर भी हमें इसको सॉल्व तो करना है, तो हम कैलकुलस की हेल्प लेते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हमने इतना छोटा सा एक एरिया एलिमेंट लिया है डीएस, जिस डीएस एरिया एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। तो क्योंकि ये यूनिफॉर्म है तो मैं इस छोटे से डीएस एलिमेंट से फ्लक्स लिख सकता हूँ, जिसको लिखेंगे डी फाई। और ये हो जाएगा ई डॉट डीएस। यहाँ पे ये ई डॉट ए वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि सरफेस भी फ्लैट है। आपने बहुत छोटा सा एक फ्लैट सरफेस कंसिडर किया, सरफेस भी फ्लैट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, कांस्टेंट है, भले है नहीं, बट क्योंकि ये डीएस इतना छोटा है कि लगभग क्या है, वी कैन ट्रीट इट एज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड को बिल्कुल कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो जो पूरे सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो इस डी फाई का इंटीग्रेशन होगा। जो पूरे सरफेस से जो फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। ये क्या हुआ, समीशन को इंटीग्रेशन में हमने कन्वर्ट कर दिया। जब ये आपका जो एन है ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो समीशन आपका इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। अगेन ये भी क्या है, सरफेस इंटीग्रल है। ठीक है, अब जरा मैं इसको यहाँ एक बार और अच्छे से लिख देता हूँ। तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला आया फ्लक्स का, वो आया ई डॉट, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। और ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये सरफेस इंटीग्रेशन है, ये आपके नॉर्मल इंटीग्रेशन की तरह नहीं है। मैंने आपको उसमें बताया था ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले में, कि
सरफेस भी होता है, वॉल्यूम भी होता है इंटीग्रेशन, और लीनियर भी होता है। तो ये जो इंटीग्रेशन है सरफेस इंटीग्रेशन। और चिंता मत करो, ये लगभग आपको सॉल्व करने के लिए जनरली मिलता नहीं है ना। वो भी एक बहुत, अभी आगे जब गॉसलो वगैरह देखेंगे तो वो भी इंटरेस्टिंग है। या यहीं पे चलो वो पॉइंट ऐड कर देता हूँ, देखो इसको सॉल्व करना आपके स्कोप से थोड़ा सा बाहर है। जनरल में आपको अगर एक सरफेस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए दे दूं, तो आपके सिलेबस के स्कोप से बाहर है, आपने खाली नॉर्मल इंटीग्रेशन सॉल्व करे। तो जनरली हम करते क्या है, अगर हम इसको सॉल्व भी कहीं पे करेंगे, तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कम से कम ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कांस्टेंट होकर बाहर आ जाए, ताकि हम पूरे एरिया को इंटीग्रेट करें, ताकि टोटल एरिया मिल जाए। सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे, जब हम इसको सॉल्व भी कहीं पे करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम सिमेट्रिक बॉडी को लेते हैं, सिमेट्रिक बॉडी को लेते हैं, सरफेस को, मतलब जिस बॉडी से मेरा मतलब है, जिस सरफेस के अबाउट आपको इसको निकालना है। ठीक है, तो एक सिमेट्रिक सरफेस को लेंगे, और उससे क्या फायदा होता है, और ऐसा सरफेस सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और साथ साथ ऐसा सरफेस जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म, ताकि इंटीग्रल सॉल्व हो जाए। ठीक है, ताकि क्या हो जाए, ये हम इंटीग्रल को सिंप्लीफाई कर सके और सॉल्व कर सके। वरना तो जनरल इसको सॉल्व करना थोड़ा सा आपके स्कोप से बाहर है, थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये फ्लक्स का समझ में आया। ये जनरल फॉर्मूला है ना, जनरल मतलब ये कब एप्लीकेबल होगा, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो, या फिर आपका सरफेस क्या हो, कर्व्ड सरफेस हो, मतलब फ्लैट ना हो। कर्व्ड सरफेस में क्या होता है, कर्व्ड सरफेस में एक नॉर्मल वेक्टर नहीं बनता, बहुत सारे नॉर्मल वेक्टर बनते हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। मान लो कर्व्ड सरफेस है, तो यहाँ का नॉर्मल वेक्टर इस तरफ बनेगा, यहाँ का इस तरफ बने, सॉरी, कर्व सरफेस का एक बार समझ लो, कर्व सरफेस का नॉर्मल वेक्टर कैसे बनता है। तो उसका तरीका होता है, कभी भी किसी कर्व सरफेस का नॉर्मल वेक्टर निकालना है, तो जिस पॉइंट पर नॉर्मल वेक्टर बनाना है, उस पर पहले टेंजेंट बनाओ, कर्व्स का टेंजेंट, और उस टेंजेंट से नॉर्मल ड्रॉ कर दो। जो टेंजेंट का नॉर्मल होगा, वही उस कर्व का भी नॉर्मल होगा। ये कंसेप्ट होता है। तो जरा इसकी हेल्प से मैं एक आपको एक कर्व सरफेस का बना के दिखा देता हूँ। सो मान लेते हैं ये कर्व सरफेस है। अब मुझे इस पॉइंट पे नॉर्मल वेक्टर बनाना है, तो मैं पहले टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, और इस टेंजेंट से नॉर्मल बना दूंगा। मान लो इस पॉइंट पे बनाना है, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, और फिर यहाँ से नॉर्मल बना दो। तो देखो डायरेक्शन चेंज हो गई। कर्व सरफेस से क्या हुआ, नॉर्मल एक ही डायरेक्शन में नहीं, बट अगर फ्लैट सरफेस होगा, तो उसका सबका नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन सेम ही होगी, तो वेक्टर भी सेम होगा। यहाँ क्या हो रहा है, वेक्टर चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, वेक्टर चेंज हो रहा है। तो या तो कर्व सरफेस हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो, या दोनों ही काम हो, तो वहां पे क्या करना पड़ता है, समीशन या फिर इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अगर सेम 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 नहीं होगा, डिफरेंट होगा, तो फिर आपको ऐड करके निकालना पड़ेगा। छोटे छोटे रीजन जहां तक सेम है, वहां तक का निकालो, और फिर उनको बाकी को क्या कर दो, ऐसे अलग अलग पार्ट के लिए निकालो, और फिर उन सबको आपस में ऐड कर दो। और ज्यादा छोटे छोटे पार्ट है तो इंटीग्रेशन कर दो, या ये दोनों ही चीजें हैं, दोनों ही एग्जिस्ट करें, तो भी हम इस तरीके से लगाएंगे। तो आई होप सो ये भी क्लियर होगा कि कहाँ पे ई डॉट डी ए वाला फॉर्मूला लगाना है, और कहाँ पे ई डॉट डी एस वाला फॉर्मूला लगाना है, ई डॉट ए वाला या फिर ई डॉट डी एस करके, और उसको इंटीग्रेट करना है। और कहाँ पे समीशन करना है, समीशन के लिए अगर ये काउंटेबल है, मतलब नॉर्मली आप दो तीन सरफेस है खाली, वहां से फ्लक्स निकालना है, तो ऐड कर देंगे। बट अगर ऐसे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हर एक पॉइंट पे वेरी कर रही है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, टू फाइंड आउट द फ्लक्स। वैसे आपको कहीं पे भी ये इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करना है ना, वो खैर आगे जब गॉस लॉ देखेंगे, तो वो देखेंगे कि कैसे इसको इंटीग्रेशन को फिर, या एक और सिमेट्री की हेल्प से हम कैसे और तरीकों से फ्लक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब एक और चीज जो मुझे समझानी है अभी, है ना, वो ये है कि देखो, कभी भी, अब दो बातें ध्यान रखना। जैसे कोई भी अगर क्लोज सरफेस होता है, अगर कोई भी क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस में बदल बंद हो जाए, कोई भी क्लोज बॉडी है, क्लोज सरफेस बोलो, या वैसे तो बॉडी बोलना सही रहेगा ना, क्लोज सरफेस बोलो, या वैसे सरफेस भी बोल सकते हो, वैसे तो बॉडी बोलो या सरफेस बोलो। तो नॉर्मल कन्वेंशन ये कहता है कि जो आउटवर्ड फ्लक्स है, वो पॉजिटिव लेना होता है। आउटवर्ड फ्लक्स इट शुड बी पॉजिटिव, और इनवर्ड फ्लक्स इट शुड बी नेगेटिव। अगर जो भी फ्लक्स बाहर जा रहा है, यहीं से एक क्या साइन कन्वेंशन आता है, यहीं से एक ये रिजल्ट आता है कि जो आप एरिया वेक्टर बनाओगे, वो हमेशा किधर बनाओगे, आउटवर्ड बनाओगे, अगर कोई भी क्लोज सरफेस है तो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मेरे पास एक ये क्यूब है,
क्या हो गया? क्यूब क्यूब ड्रॉ करना है, एक सेकेंड। यस, तो ये हमारे पास क्यूब हो गया। अब देखो इसमें कितने सरफेस होते हैं, तो एक क्यूब में टोटल 6 सरफेसेस होते हैं। एक क्यूब में टोटल 6 सरफेसेस होते हैं। अब मान लो इसको कोई भी सरफेस है, जैसे मान लो ये वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस, ठीक है। मान लो ये राइट साइड वाला सरफेस है, ये वाला। तो जो इसका एरिया वेक्टर बनेगा ना, वो ऐसे बाहर की तरफ ही बनाएंगे। बन तो अंदर की तरफ भी सकता है, भाई इसका नॉर्मल अंदर भी बनेगा, बाहर भी बनेगा, पर बनाना किस तरफ है? बाहर की तरफ। ऐसी जो ये ऊपर वाला सरफेस है, इससे भी बाहर की तरफ बनाना है। ये लेफ्ट वाले की वजह से भी बाहर की तरफ, नीचे वाले की वजह से बाहर की तरफ, सामने वाले की वजह से मेरी तरफ बनेगा, सामने की तरफ बनेगा। और जो पीछे वाला सरफेस है उसकी वजह से अंदर की तरफ बनेगा। मतलब हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में ही एरिया वेक्टर को ड्रॉ करना है, अगर कोई भी क्लोज बॉडी है। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर कोई भी क्लोज बॉडी है, तो जो एरिया वेक्टर आप बनाओगे, वो हमेशा बॉडी से बाहर की तरफ बनाना। ठीक है, और फिर वो अपना वो ई डॉट डी ए वाला फॉर्मूला या ई डॉट ए वाला फॉर्मूला लगा के फिर फ्लक्स को कैलकुलेट करना। तो अपने आप ये जो कंडीशन मैंने लिखी है, ये जो डेफिनेशन, ये जो मैंने लिखा है ना, कि आउटवर्ड फ्लक्स फिर हमेशा पॉजिटिव आएगा और इनवर्ट फ्लक्स हमेशा नेगेटिव आएगा। और दूसरा, कोई भी अगर ओपन सरफेस होता है, तो ओपन सरफेस में एरिया वेक्टर जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही ले लेते हैं। भाई दो पॉसिबिलिटी होंगे ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले, जैसे ये हम यहाँ पे थे, तो यहाँ पे भाई इसका एरिया वेक्टर तो इधर लेफ्ट साइड में भी तो बन सकता है ऐसे, नॉर्मल तो वो भी बनेगा ना। बट मैंने इस तरफ नहीं बनाया, इस तरफ ही बनाया, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के राइट साइड में। तो जनरली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही एरिया वेक्टर को लेके फिर फ्लक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, आई होप सो ये भी क्लियर होगा। ठीक है, बाकी मैंने ये तो डायरेक्शन लेना आपको बताई दिया कि कैसे आउटवर्ड और इनवर्ट फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं, मतलब कैसे हम, कि कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। ओके, सो थैंक यू सो मच। एंड अगर कोई कमेंट, कोई डाउट हो, देन यू कैन लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।